अस्सलाम वालेकुम। मेडिकेट टॉक्स की एक और एपिसोड में आप सभी लोगों को वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में एक और बहुत अमेजिंग से गेस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अस्मा शम्स ने। आपके बारे में बताते चलूं कि आप आई स्पेशलिस्ट हैं, आई सर्जन हैं, एमबीबीएस, एफसीपीएस, एफआरसीएस और एमआरसीएस हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में। साथ ही साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेसी हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आज अक्सर से हम जरा आंखों के मुताबिक भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे उनके बारे में भी जानेंगे और वक्त जाए किए बगैर डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको मेडिकेट टॉक्स की पॉडकास्ट। Thank you. You are calling me, and it's a great pleasure for me to talk on this platform. थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हमारे शो का फॉर्मेट जो है, जो पहला सेगमेंट है, वो बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा, बड़ा क्यूट सा होता है। वो मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि हम डॉक्टर्स हजरात को उस टाइमलाइन में लेके जाते हैं जब उन्होंने बिल्कुल अपने करियर का आगाज भी नहीं किया होता है, बिल्कुल बचपन में। इसलिए मैंने कहा क्यूट है ये कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि आपके स्कूल के दिनों में आपके करियर का इंतखाब कैसे हुआ? क्या आपने भी सोचा हुआ था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी? ये कैसे हुआ? अब देखिए, स्कूल के दिनों में तो ऐसा सच कोई भी इरादा नहीं था डॉक्टर बनने का। अच्छा। ना कभी सोचा था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि आई बिलोंग्स टू इंटीरियर सिंध। वहाँ पे ना लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था। जस्ट इंटर एंड ग्रेजुएशन, दैट्स इनफ। कहते थे बस इतना पढ़े कि अपने बच्चों को काम आ सके। सही। तो इस तरह कोई माइंड में नहीं था। लेकिन माय फादर इज हाईली एजुकेटेड, तो माशाल्लाह वो अब्बा में सीईओ थे, तो उनका ड्रीम था कि मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। सही। अल्हम्दुलिल्लाह माय ब्रदर्स आर इंजीनियर, और ब्रदर्स आर इंजीनियर, एक बैंक में है। और फिर जब बारी आई बेटियों की अब्बा के लिए, तो उन्होंने कहा कि बेटियां मस्ट बी अ डॉक्टर। अच्छा। तो कोशिश की अब्बा ने। फिर अनफॉर्चुनेटली माय टू एल्डर सिस्टर्स नॉट सक्सेसफुल टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है। तो थर्ड टारगेट में थी, तो दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि आपने डॉक्टर बनना है। बिल्कुल सही। दैट्स व्हाई आई टुडे आई एम बिकॉज़ ऑफ माय माशाल्लाह। अरे दोस्तों, एक चीज है, जैसे आप डॉक्टरी की फील्ड में तो आ गए, लेकिन ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि ये इतना कोई आसान काम नहीं होता। ऑब्वियसली आपको लंबे अरसे तक पढ़ना होता है, फिर प्रैक्टिस, फिर बहुत सारी चीजें। तो इस पूरे प्रोसेस में डॉक्टर अस्मा जब कभी डीमोटिवेटेड फील हुई है, होता है ना कई बार आप थक जाते हैं क्योंकि मैं कहाँ आ गई, तो आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन ओवरऑल पूरे करियर में, यानी कोई ऐसा शख्स जिसने आपको मुसलसल तरगीब दी और आपके साथ साथ रहे, वो कौन थे? सोर्स ऑफ मोटिवेशन ओवरऑल कौन है? जब हम पढ़ाई, जब मैं शुरू में पढ़ती थी मेडिकल में, तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे, थक जाते थे। लेकिन फिर ये आता था कि अब्बू ने सोचा कि बेटी डॉक्टर बनेगी, तो फिर ये चीज मोटिवेशन थी कि ड्रीम पूरा करना है। क्योंकि आई टोल्ड यू कि दो सिस्टर्स ने नहीं कर सकी, तो वो मुझे पूरा करना था। इसलिए ये एक मोटिवेशन उस स्टेज पे, एट द इनिशियल ऑफ द करियर इन द मेडिकल स्टूडेंट। अब हमारे पेशेंट्स कि अगर हम क्लिनिक्स में नहीं जाए, थक गए, चलो आज नहीं जाए, तो ये यहाँ पेशेंट्स तो आएंगे, वो बेचारे आएंगे तो हम नहीं होंगे, तो उनका टाइम वेस्ट होगा, उनकी बीमारी मजीद खराब हो सकती है। दैट्स द मोटिवेशन, पेशेंट्स एंड माय फादर। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने कभी सोचा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल डॉक्टर ना होती या डॉक्टर ना बनती, तो और कौन सा ऐसा शोबा था जिसमें आपको लगता था कि इस प्रोफेशन में फिर मैं दिलचस्पी लूं? देखिए, वो डॉक्टर तो बुक ही था, ठीक है ना। तो स्टार्ट में जब मैं मेडिकल से पहले ज्वाइनिंग द मेडिकल एज स्टूडेंट से पहले, मैं अम्मी के अबाया पहनती थी ब्लैक कलर के। अच्छा। शीशे के सामने, मिरर के सामने स्पीचेस करती थी। तो मुझे लगता था कि मैं बड़े होके ना एक अच्छी वकील, एडवोकेट बनूंगी। तो ये ख्वाहिश थी मेरी कि मैं एडवोकेट बनूं। जबरदस्त जबरदस्त। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो हम सभी डॉक्टर हजरात से करते हैं, जो आप नए आने वाले डॉक्टर्स को देखती हैं, जो लोग अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूबीज हैं, स्पेशली अगर मैं ऑप्थेल्मोलॉजी की ही फील्ड में बात करूं, आपको ज़ाती तौर पर उनको क्या मशवरा देंगी? देखिए, मेडिकल फील्ड सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजी तक महदूद तो नहीं है। बिल्कुल सही बात। मेडिकल फील्ड में सब है, मेडिसिन है, गायनी है, आई है, व्हाटएवर अदर फील्ड्स। तो डॉक्टर शुड बी अ डॉक्टर, must be a patient to the profession and humble to the patient. आजकल ये देखिए, न्यू जो जनरेशन, न्यू डॉक्टर्स है, just they are studying and they are making their career for the money making. Very true. तो ये चीज आई बॉदर करती है कि इस तरह उनमें न्यू जनरेशन में नहीं होना चाहिए कि जो है ना, वो सिर्फ मनी मेकिंग के लिए अपने पेशेंट्स को देखे, अपने करियर को परस्यू करे। तो दे शुड मस्ट बी सिंसियर टू देयर प्रोफेशन, व्हाटएवर द प्रोफेशन।
सही चाहे वो आई के डॉक्टर है, चाहे ENT के है, चाहे साइकेट्रिस्ट है, whatever। सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। आप क्या समझती हैं, माशाल्लाह इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं, जिंदगी में हर तरह के आपने अखबार देखे हैं, स्पेशली अगर मैं फील्ड में बात करूँ तो मेडिसिन की फील्ड की, डॉक्टर बनने के बाद शख्सियत में क्या तब्दीली आई डॉक्टर असमा की? मैं जो हूँ ना थोड़ी गुस्से की तेज थी। अच्छा। अच्छा, सही है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग द मेडिकल फील्ड, हम्म जब पेशेंट्स को देखा कि दे आर वेरी मच नीडी एंड हम्म पुअर, तो उन्हें हमारे दो सॉफ्ट स्पोकन लव्स चाहिए। वेरी ट्रू। ठीक है, तो ये चीज है कि सॉफ्ट स्पोकन में हो गए, हम्बल पोलाइटनेस। तो सही। अगर मैं पेशेंट को पहले जब हम हिस्ट्री लेते हैं ना, उसी में अगर हमारी लैंग्वेज एक कहते हैं मीठी जबान बिल्कुल सही बात वही है। होती है ना, तो पेशेंट की आधी आधी बीमारी बीमारी वहीं सेट हो जाती है। दवाई तो वो बाद में लेगा, फॉलो अप पे तो वो बाद में आएगा। हाँ, तो वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपसे बात करके, आपने तसल्ली से हमारी बात सुनी। सुनी। That's the thing. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा दादा, आप प्रैक्टिस से हटकर अगर हम आपसे पूछें तो कौन से ऐसे सरगर्मियां हैं, या अगर आपको वक्त मिलता है जिसमें आप अपने आप को मशगूल रखना पसंद करते हैं? आपने सही कहा, वक्त मिलता वक्त है। मिलता है, इसलिए मैंने रिक्रिएट किया। ठीक है, देखिए वक्त ज्यादातर तो मिलता नहीं है, हम्म क्योंकि एक संडे ही होता है, क्योंकि जी। सैटरडेज को भी हमारी क्लिनिक्स होती है, यू नो कि डॉक्टर तो नॉन स्टॉप काम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल अगर वक्त भी मिलता है तो उसमें आई एम रेस्टिंग, बिल्कुल मैं रेस्ट करती हूँ और अपने बच्चों को देखती हूँ जो पहले काफी इग्नोर होते रहे हैं, सही। और घर को देखती हूँ जो घर में मेरे पेंडिंग काम होते हैं, बस। बिल्कुल सही। इसके अलावा एज सच कोई है नहीं, बस बाहर चले गए थोड़ा आउटिंग के लिए, हाँ, मैं थोड़ा बच्चों को देख लिया, घर और रेस्ट, बिल्कुल सही। वीकेंड। अच्छा सर ना, एक सवाल है जो कि अमूली तौर पर मुझे लगता है डॉक्टर्स हमें ही बेहतर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एक ऐसी कुर्बानी या कौन कौन सी ऐसी कुर्बानियां हैं जो सिर्फ डॉक्टर ही दे रहा होता है और जिसके बारे में अमूली तौर पर लोगों को शायद इतना अंदाजा नहीं होता? लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर के लिए क्या है कुर्बानी, इस वाइट कोट पहना है, इसी वाले कमरे में बैठे दवाइयां लिखनी, लेकिन वो जो कहते हैं बिहाइंड द सीन कुर्बानियां डॉक्टर्स दे रहे होते हैं, वो क्या क्या है, या कोई एक जो मेंशन? देखिए अभी भी जब हम, मेरी आदत है मेरे ड्यूरिंग वर्क ब्रेक बहुत कम लेती है। अच्छा, अगर समटाइम्स मेरे कोलिग्स भी कहेंगे ना थोड़ा ब्रेक ले लें, हाँ हाँ, तो हम लेते भी हैं, तो पेशेंट बाहर से ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम बैठे ही हुए हैं, हम पेशेंट नहीं देख रहे, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। सही। क्योंकि हम ब्रेक इसलिए लेते हैं कि वी हैव टू एनर्जाइज आवरसेल्फ बिल्कुल टू सही वर्क। बिल्कुल। एक ये चीज जो पेशेंट्स की थोड़ी सी मुझे लगती है। और दूसरा जब कुर्बानियां हैं तो फ्रॉम द मेडिकल स्टूडेंट टिल नाउ बहुत सारी कुर्बानियां। जब हम मेडिकल स्टूडेंट्स थे तो हम पढ़ते रहते थे, खानदान में शादियां होती थी, हम जब मैं नहीं जाती थी, इवन मेरी करीबी कजिन्स, मेरा रूम ऊपर होता था मेरे घर ठीक में, है। तो मुझे पता होता था कि अम्मी कहती थी कि आज ये आएंगे, तो मैं उनको कहती थी अच्छा तो मुझे नहीं बुलाएंगे ना। इवन वो मेरे बेस्ट कजिन्स, उनके साथ वक्त स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, बट बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड ऑल द थिंग्स, तो शादियों में नहीं जाना, रिश्तेदारों से कम मिलना, अगर वो आ भी गए सलाम करके फिर अपने कमरे में आइसोलेट होके पढ़ना, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के वक्त हमारे होता है। उसके बाद जब हम मेडिकल कैरियर में आए, जब प्रैक्टिस शुरू की, तो बच्चे हमारे काफी हमारे वो इग्नोर होते रहे। इग्नोर मतलब इन सेंस में कि उनकी जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो कोई भी मीटिंग कॉल हुई, कोई स्पोर्ट डे हुआ, कोई एक्टिविटी डे हुआ, और मेरे बच्चे ये कहते थे मम्मा आप नहीं आती, मम्मा आप नहीं आती। तो समटाइम्स मतलब ये है कि अगर साल में 6 फंक्शन भी आ गए तो मैं 2 में चली जाती थी, 4 में नहीं जाती। सही बात। तो वो मतलब बच्चों का मतलब उनके इवेंट्स को कुर्बान करना, ये तो और ज्यादा, वो तो कुर्बानी हमने अपनी फ्रेंड्स की दी, वो तो हम समझ सकते हैं, वो हम पे गुजरी, लेकिन हमारे जब बच्चों के लिए चीज आती है कि मम्मा दूसरी मम्मा आई थी आप नहीं आई थी, दैट्स हिट। ये कुर्बानियां आई थिंक एंडलेस है, बिल्कुल सही, इनका कोई तो है नहीं। अच्छा सर ना, थोड़ा सा हम टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। अमूमी तौर पर आंखों से जब रिलेटेड हम बीमारियों की बात करते हैं, कैटरेक्ट का बहुत लोगों को मालूम है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मोतिया। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी आज के हम थोड़ा कैटरेक्ट के बारे में जानें, और जो चाइल्डहुड डिजीजेस हैं, यानी वो उम्र की एज में बीमारियां हो जाना आंखों की, जिसके बारे में अमूमी तौर पर वालिदैन शायद इतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे होते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। पहले सवाल हम आपसे करूंगी कि बहुत ही एक सिंपल सा सवाल है कि बेसिकली मोतियाबिंद क्या है और नजर को कैसे मुतासिर करता है?
क्योंकि मोतिया सफेद मोतिया ठीक और है, एक होता है काला पानी इज ग्लूकोमा एंड सफेद मोतिया इज अ कैटरेक्ट। ठीक है। जो हमारी जनरल पॉपुलेशन कहती है ना क्या डॉक्टर मुझे काला पानी है या हम्म, सफेद पानी है, सफेद पानी या सफेद मोतिया इज अ कैटरेक्ट। ठीक है। कैटरेक्ट एक्चुअली जो हमारी आंख है उसमें लेंस अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक ब्लेसिंग है, ठीक वो है। ट्रांसपेरेंट होता है, ये हम्म। साफ शफाफ होता है जिसके जरिए हमारी आंख देखती है। हम्म, विद एज जब इसमें ओपेसिफिकेशन या क्लाउडीनेस आ जाती है उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। सही, बिल्कुल तो ठीक ये है। कैटरेक्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कैटरेक्ट की तो क्या इसकी कोई खास एज है कि जिसमें हम कहते हैं कि ये वाली उम्र है जिसमें ये बीमारी या ये तकलीफ ज्यादा आम हो जाती है? क्योंकि कैटरेक्ट या सफेद मोतिया इज एज रिलेटेड डिजीज। ओके, जैसे कि मैं एज अ क्लिनिशियन भी हूँ और एज अ लेक्चरर भी हूँ। ठीक है। स्टूडेंट्स को जब पढ़ाती हूँ तो कहते हैं अच्छा तो डॉक्टर मैडम ये जो है ना कैटरेक्ट मतलब मुझे भी होगा, मेरे अम्मा पापा को भी हुआ था तो मुझे भी होगा। उनका बेटा कैटरेक्ट इज नॉट अ फेमिलियर डिजीज, और सी बीमारी नहीं है, सही, एज रिलेटेड बीमारी है। सही। जैसे ही आपकी भी एज बढ़ेगी तो आपको भी मोतिया होगा, जैसे आपके अम्मी अबू को होगा। तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि ये कैटरेक्ट मतलब एक बीमारी, एज रिलेटेड डिजीज है। हाँ, अगर हम भी आफ्टर 50s के बाद क्रॉस होंगे तो डेफिनेटली एवरी पर्सन गेट द कैटरेक्ट। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। और इसकी कोई ऐसी बेसिक अलामात जो कि हम उम्मी तौर पर देखते हैं कि ये अलामात, कुछ अलामात ऐसी भी होती है जो शायद जल्दी जाहिर हो जाती है लेकिन लोग उसको मुसलसल निगलेक्ट कर रहे होते हैं। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब थोड़ा इस तरफ भी हमारी निशानदेही कीजिएगा कि वो कौन सी अलामात हैं जिस पर आपको बर वक्त जाकर अपनी आंखों को चेक करवा लेना चाहिए? देखिए जो हमारे पढ़े लिखे पेशेंट होते हैं दे जी। बिकम इजी, because definitely they get the hindrance in their work. वेरी ट्रू। अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसको मसला हो रहा है, कोई ऑफिस वर्क कर रहा है तो उसको विजन में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही तो है, वो थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास आ जाता है कि डॉक्टर साहब मेरी नजर पहले से बहुत धुंधली हो गई है। सही है। ठीक है, तो उनको तो हम बर वक्त जो है ना कहते हैं कि जी आपको कैटरेक्ट स्टार्ट हो गया है, तो हम उनकी नजर चेक करते हैं। अगर दे आर सेटिस्फाइड एंड दे आर करेक्टेड विद द ग्लासेस तो हम उनको चश्मे दे के कहते हैं कि यू हैव टू विजिट 3 to 6 months। ठीक है, लेकिन जो हमारी गांव की पॉपुलेशन है, एग्जैक्टली ठीक है, और जो पेशेंट पुअर जो हमारे पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेटअप तो हमारे पास इस कैटेगरी के पेशेंट ज्यादा आते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता। इवन दे हैव द रिड्यूस्ड विजन, जब भी कहते हैं नहीं हमारी नजर तो सही है, तो उनमें वो नहीं है कि उनको कैटरेक्ट है या नहीं है। तो कैटरेक्ट के अलामात जो है ना डिक्रीज विजन, नजर का कम होना ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, और दूसरा आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको लाइटें फैल रही हैं, ग्लेयर या हेलोज नजर आ रहे हैं, दायरे नजर आ रहे हैं, दे आर द मेन बेसिकली सिम्टम्स और साइंस ऑफ द कैटरेक्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके या जिसे हम कहते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसी बेहतरी करके भी क्या हम मोतिये को कंट्रोल कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं? I already told you कि कैटरेक्ट इज एज रिलेटेड डिजीज। ठीक है, जैसे पेशेंट कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब मैंने तो ऑपरेशन नहीं करा, मुझे कोई ऐसी ड्रॉप लिख कर दे जिससे ये मोतिया रुक जाए या ये मोतिया खत्म हो जाए। तो स्टिल कोई ड्रॉप्स आए नहीं है कि हम वो दे के मोतिये को खत्म कर दें या रुक जाए। तो मैं पेशेंट्स को यही बस कहती हूँ, एक हंसी में कहती हूँ कि एज को रोक लें, मोतिया रुक जाएगा। डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ओवरऑल हमारी हेल्थ पे इट्स अ बेनिफिशियल इफेक्ट, लेकिन कैटरेक्ट की बात है तो वो इट्स एज रिलेटेड। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एक बड़ा अहम सवाल है जिसमें थोड़ी सी बात करेंगे कैटरेक्ट की, अब सर्जरी और ट्रीटमेंट के हवाले से। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, और जिनको अवेयरनेस है सर्जरी के नाम से थोड़ा सा वो लोग भी डरते हैं। मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्हें डायग्नोसिस होता है लेकिन वो डर रहे होते हैं मोतिये की सर्जरी को लेकर। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि सर्जरी कब जरूरी हो जाती है जिसमें आप कहती हैं कि इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं, यू हैव टू डू इट? अब देखिए कैटरेक्ट सफेद मोतिया ये सर्जरी हम जब करते हैं जब चश्मा काम करना छोड़ दे, अगर पेशेंट चश्मे से उसको इम्प्रूवमेंट नहीं होगा फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि यू आर नाउ कैंडिडेट फॉर द सर्जरी। अब सर्जरी का नाम सुन के पहले तो उनका बीपी डाउन हो जाएगा या बीपी शूट अप हो जाएगा, दो चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी सर्जरी इतनी छोटी, आप उसकी भी ऑपरेशन होती है? जी डेफिनेटली तकलीफ होगी। हाँ, क्या होगा, वी हैव टू काउंसिल द पेशेंट
कि आप आँख की सर्जरी करवाएं, कैटरेक्ट करवाएं, अगर नहीं करवाएंगे तो ये मजीद हार्डन हो जाएगा, पक जाएगा। सही Then it's very much difficult for as a doctor and for the patient. दोनों को डिफिकल्टी फेस होगी ड्यूरिंग द सर्जरी अगर कैटरेक्ट मजीद पक गया। सही बात है। क्योंकि जब अर्ली स्टेजेस में कैटरेक्ट होता है व्हेन पेशेंट इज नॉट इम्प्रूव विद द ग्लासेस, तो उसमें हम फेको सर्जरीज कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लेजर सर्जरी कह सकते हैं आम सही। जबान में। हाँ। अगर मोतिया ज्यादा पक गया है, जैसे दही और अपने गांव के लोग आते हैं उनमें तो बिल्कुल वाइट कैटरेक्ट होता है, हमें अपनी मशीनों के बगैर ही नजर आ जाता है टॉर्च पे लेंगे, तो उनमें फिर हमें अनफॉर्चुनेटली स्टिच वाली सर्जरी करनी पड़ती है एंड डेफिनेटली देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन इफ देयर इज अ हार्ड कैटरेक्ट। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात करेंगे हम बच्चों में, जब हम ये देखते हैं, आप पहले तो जैसे भी आपने कहा कि एज से रिलेटेड बीमारी है, लेकिन अगर मैं भी आपसे जिक्र करूँ तो मैंने भी अपने कुछ जानने वालों में ऐसा देखा कि एट अ वेरी अर्ली एज, यानी छोटे बच्चों में भी हमने मोतिया की सर्जरीज देखी और हमने देखा कि पहले उस बच्चे की एक आंख का हुआ, फिर दूसरी आंख का हुआ। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को थोड़ी अवेयरनेस की डॉक्टर साहब को ज्यादा जरूरत है, ये भी प्लीज बताइएगा कि हमें थोड़ी सी चाइल्डहुड डिजीज की बात करें कि बच्चों में ज्यादातर आप क्या समझती हैं कि मोतिया से रिलेटेड या आंखों से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं? देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों में बहुत ज्यादा बीमारियां आंखों की कॉमन हैं जी, लाइक रिफ्रैक्टिव एरर्स, नजर की कमी, एलर्जीज, VKC वर्डल केराटोकंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, देन कैटरेक्ट, स्क्विंट and other retinal issues or other tumors। ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर्स वो इसलिए भी कॉमन है क्योंकि बच्चे उम्मूमन हमें बताते नहीं हैं कि हमें नजर नहीं आता या इस तरह से, क्योंकि बच्चों में होती है उकाब की नजर, ईगल साइट। ठीक है, उसमें ये होता है कि बच्चे अपनी अकोमोडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करते हैं कि उनको हर चीज क्लियर नजर आती है, बिल्कुल तो पेरेंट्स को भी नहीं पता लग जाता और बच्चों को भी नहीं पता चलता। सही। तो एक ये अवेयरनेस के लिए एक ये मैं कहना चाहूंगी कि देयर शुड बी ए स्क्रीनिंग बिफोर स्कूल गोइंग। एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को स्क्रीनिंग करवानी चाहिए बिफोर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि उन्होंने बाद में टीचर्स की कंप्लेन आती है कि हम जो लिखते हैं ना वो बच्चा सही नहीं लिख रहा। डेफिनेटली दे हैव द रिफ्रैक्टिव एरर। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अब बच्चों के बारे में वालिदैन को आप क्या मशवरा देंगे कि अभी जो मुताबिद आंखों की बीमारियां हैं, आपको क्या महसूस होता है कि इन जनरल वालिदैन को शुरू ही से बच्चों की आंखों के मामले में इन किस्म की एहतियात को जरूर जहन में रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जाके बच्चा जो है वो जरा अपने आप को बीमारी से बचाए? देखिए, जब हम पहले जमाने की देखें या उनमें देखें तो बच्चों को बहुत चश्मे कम लगे थे। अगर हम अपने भी बहन भाइयों को या कजिन्स में भी देखें जो अब हमारे एज के हैं, तो बचपन में बहुत ही कम चश्मे होते थे, हमें भी बात नहीं लगे थे। अब हम देखें कि घर में अगर 6 बच्चे थे तो 3-4 तो चश्मे। रीजन स्क्रीन टाइम। जब बच्चा स्क्रीन टाइम यूज करेगा तो उसमें रिफ्रैक्टिव एरर चेंजेस जल्दी आएंगे। तो पेरेंट्स को एक पैगाम है कि बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज करवाएं, ना सिर्फ आजकल तो थोड़ा है ना घर में ही बच्चे आइसोलेट है, बच्चे बेचारे क्या करें, टीवी के आगे, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, these things these are the entertainment for the children। तो उनको पार्क लेकर जाया जाए, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में, तो क्लब्स वगैरह में, ये नहीं कि बच्चों को सिर्फ स्क्रीन के आगे बिठाया। बिल्कुल सही। तो ये है कि बच्चों को लेस स्क्रीन टाइम देना चाहिए। दैट मस्ट बी अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर जो अभी इस दौर में ज्यादा बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी जो ओवरऑल ही मैं आपसे पूछूंगी कि बच्चों में वैक्सीनेशन जो है वो किसी भी तरह की हो, इन जनरल भी करें, वो क्यों जरूरी है? अब देखिए, आई की वैक्सीनेशन, आई के डिजीजेस के हवाले से तो वैक्सीनेशन इज नॉट एज सच इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू द पीडियाट्रिक ग्रुप। जब जर्नल पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं वो वैक्सीनेशन इसलिए करते हैं इट गिव द बूस्ट अप टू द इम्यून पावर। ओके, तो जिसकी वजह से प्रिवेंटेबल डिजीजेस को हम क्योर कर सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन हम एवरी ईयर चाइल्ड को लगाते हैं ताकि उनको अगर इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो भी तो वो सीवियरिटी कम होती है। तो वैक्सीनेशन एक्चुअली reduce the severity of the disease। बिल्कुल सही। That's why vaccination is important in the pediatric group। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी, फिर हम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे कि अमूमी तौर पर आंखों से रिलेटेड माशाल्लाह आप तो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं और आप लगातार पेशेंट्स को देखती हैं, आपको क्या लगता है बच्चों में भी एंड ऑफ कोर्स बड़ों में भी, एडल्ट में भी, कौन सी ऐसी संगीन आंखों की पेचीदगियां हो सकती हैं जो अमूमी तौर पर हम
2025 में डॉक्टर साहब आए, उसके हम्म। बावजूद भी हम अभी भी उसको निग्लेक्ट करते हैं और डॉक्टर के पास जब आते हैं जब वो बिल्कुल आप सामने End बेटे की stage कैफियत पे। कैफियत में होती है जिसके बारे में लोग समझते नहीं है। हम्म। तो प्लीज बताइएगा, इलैबोरेट कीजिएगा, बच्चों में भी बड़ों में भी ऐसी कौन सी पेचीदा बीमारी है आपको रिलेटेड जिसको फौरन दिखाने की जरूरत है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग कैटरेक्ट बहुत पका के आते हैं जी। अगर कैटरेक्ट बहुत हार्डन करके आएंगे, मैच्योर करके आएंगे, उनको काला पानी सेकेंडरी हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज बेटर। ये बड़ों में है, बड़ों ठीक है। बिल्कुल अगर ठीक है। एक बड़ा जो है अडल्ट है वो डायबिटिक है, ठीक है, अगर डायबिटिक है तो ही और शी मस्ट बी स्क्रीन्ड एवरी ईयर फॉर द डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर उसने कभी भी फंडस एग्जामिनेशन नहीं कराया, आई का चेकअप नहीं कराया, तो डेफिनेटली रेटिनोपैथी डेवलप होगी और वो खराब से खराब करीब होती चली जाएगी। अगर बच्चों में आए तो मैंने कहा बच्चे जैसे आप बताते नहीं है कि नजर कम है, बिल्कुल, और कुछ पेरेंट्स भी इग्नोर करते हैं, अच्छा ये तो मजाक कर रहा होगा, इसको चश्मे पहने। ज्यादातर पेरेंट्स यही कहते हैं, हमारे पास आते हैं ना, ये कह तो रहा है नजर कम है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इसकी नजर कम है, इसको चश्मे पहनने का शौक है क्योंकि इसके कजन पहनते हैं। एक ये पेरेंट्स की सही होती है। तो इसमें बच्चों को मतलब अनडिटेक्टेबल या इग्नोर करते हैं जब हम, या पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, तो उनमें भेंगापन आ जाता है। रिफ्रैक्टिव एरर लीड्स टू द स्क्विंट, जिसको हम भेंगापन आम लफ्ज़ में कहते हैं। अगर जैसे कैटरेक्ट भी हो गया, कैटरेक्ट उन्होंने नहीं सर्जरी करवाई तो एंड स्टेज पे उसमें भी भेंगापन आ जाएगा और लेजी आई हो जाएगी, जिसको हम एम्ब्लायपिया कहते हैं। दैट इज नॉट क्यूरेबल। बिल्कुल सही। ये बस एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी जिसका जवाब हमें आप ही दे सकते हैं, आपसे बेहतर हमें कोई जवाब नहीं देगा। कि पहले आपने बड़ी अच्छी बात की, फोन जितने नहीं थे, टेलीविजन हुआ करते थे, वो भी बच्चे कम देखते थे। सवाल मुझे मालूम है आप सोचेंगे कि हम कैसे करिए, लेकिन आपके नजदीक टीवी की जो रोशनी है या टीवी देखना ज्यादा बच्चे की आंख के लिए खतरनाक है या फोन? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वालिदैन ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो फोन तो नहीं देख रहा, हाँ थोड़ा बहुत टीवी देखता है, या बाज़ वालिदैन ये भी कहते हैं कि भैया क्या करें, क्या टीवी भी ना दिखाएं, फोन भी ना दिखाएं। आप क्या समझती हैं ज्यादा खतरनाक क्या है? खतरनाक तो एक भी स्क्रीन है, सही है, ठीक है। अब जहाँ अब देखें, हाँ वो भी स्क्रीन है, लैपटॉप है, लेकिन वो जो गैजेट्स है ना, जैसे लैपटॉप, टैबलेट और फोन, दे आर वेरी मच रेयर। उनमें अकोमोडेशन ज्यादा लगे, रिफ्रैक्टिव एरर ज्यादा आए, और जो एक्चुअली जब भी हम स्क्रीन यूज करते हैं ना, तो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, ब्लू रेज, ये वो हमारे पास होते हैं। डेफिनेटली वो नियर की वजह से एक तो रिफ्रैक्टिव एरर ज्यादा आएगा। आपका टीवी भी दिखाएं बच्चों को, लेकिन कम और एट द सम डिस्टेंस, तो दैट इज लेस हार्मफुल देन द अदर गैजेट्स दैट आर यूज्ड वेरी मच नियर टू द आई। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे सारे सवालों का जवाब दिया है। इंशाल्लाह आई होप कि आज के टॉपिक के बाद, आज के पॉडकास्ट के बाद लोगों को यकीनन फायदा होगा, एंड स्पेशली उन पेरेंट्स को जरूर फायदा होगा जो अपने बच्चों की आंखों को बचाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा लास्ट सेगमेंट होता है, बड़ा लाइट सा हमने रखा है और मेरा बड़ा पसंदीदा सेगमेंट है, जिसमें हम डॉक्टर हजरात से कहते हैं कि बस हम आपसे रैपिड फायर करेंगे। जो एक पहला ख्याल आपके जहन में आ जाए वो हमें जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब, अपने फोन में आप एप्लीकेशन कौन सी यूज करते हैं सबसे ज्यादा? व्हाट्सएप। अच्छा ठीक है। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? गर्मियाँ। अच्छा, जबरदस्त। डॉक्टर साहब, उम्मीद है डॉक्टर साहब की सर्दियां आपको गर्मियां पसंद है। मुझे इसलिए पसंद है कि गर्मियों में ना, सर्दियों में मुझे नींद बहुत आती है, मेरी पढ़ाई नहीं होती। That's why I like summer season activity. डॉक्टर साहब, आप क्या प्रेफर करती हैं, खाने को ऑर्डर करना या फिर पकाना? ये डिपेंड करता है कि कितने हम थके हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा थके हुए हैं, हेक्टिक ड्यूटी, ऑर्डर ही कर लेते हैं, लेकिन मैं ऑर्डर बहुत कम करती हूँ। कुकिंग ज्यादा करती हैं। डॉक्टर साहब, रिलैक्स करने के लिए कोई भी एक चीज जो आपको फटाफट से करनी हो, तो पहली चीज क्या जहन में आती है? बैठ कर लेट के आंखें बंद करके सोना। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कोई रीसेंट किताब, कोई ऐसा ड्रामा, कोई ऐसी मूवी जो कि आपने देखी हो और आपने बड़ी एंजॉय की और हमारे साथ भी आप शेयर करें? बुक जो अभी रिसेंट तो नहीं, तकरीबन 1 साल हो गया, रिच डैड पुअर डैड मैंने पढ़ी थी, ठीक है। और ड्रामे थोड़े से बहुत जो आजकल चल रहे हैं टीवी पे, उनमें से कोई एक आधा देख लिया। मूवीज में बहुत कम देखती हूँ, 3 घंटे कौन बैठेगा। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, कोई एक चीज जो कि शायद आपने कभी यूजा है, डॉक्टर्स नहीं बताते, लेकिन वो सीक्रेटली आपको बड़ा एनॉय करती है, जब आपसे कोई भी पेशेंट कोई ऐसी चीज आके कहे या करे जो कि आपको लगता है कि डॉक्टर्स थोड़ा सा एनॉय हो जाते हैं, वो क्या चीज है?
तो यही कि डॉक्टर आप अंदर खाना खा रहे थे या चाय पी रहे थे, हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब आपका फेवरेट वेकेशन स्पॉट क्या है? यकीनन आपका अस्पताल नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आप उनकी वेकेशन भी शायद अस्पताल में ही होंगे, बट उसके अलावा आपका फेवरेट वेकेशन स्पॉट? मेरी अम्मी का घर। हाउ स्वीट, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब आपके पास पेट्स हैं? डू यू हैव पेट्स? No, my children like the pets, लेकिन I don't. ओके डॉक्टर साहब आप अपने वो मेरी काउंसलिंग करते रहते हैं। क्या आप इस वक्त नहीं रख लेने के नहीं। ठीक है। डॉक्टर साहब कोई एक ऐसी स्किल जो आपको लगता है कि काश ये भी मेरे पास होती? Definitely surgical skills we want to more and more. राइट, तो वो है कि और हमें मजीद अच्छे से अच्छे आने चाहिए। जबरदस्त। डॉक्टर साहब आप अपनी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको कैसे ट्रैक में रखती हैं? लिख लेती हैं, नोट्स बनाती हैं, क्या करती हैं? बिल्कुल ठीक है, सटीक मालूम। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपका जो वीकेंड उसका स्टार्ट कैसे होता है? वीकेंड के स्टार्ट में यूजुअली घरदारी और बाहर कोई बच्चों को पार्क या कोई इस तरह से बाहर लेकर जाता है। अच्छा, आपको अमूमी तौर पर जो शहर की जिंदगी यानी जो सिटी लाइफ है वो ज्यादा फैसिनेट करती है या कंट्री साइड, गांव देहात की या ऐसे? आई एम फ्रॉम द इंटीरियर, तो मुझे वही अच्छी लगती है। बिल्कुल वहाँ ठीक पे है। बस जाओ, घर करीब करीब है, पैदल भी सुकून चले है, जाओ, जी, कहीं ट्रैफिक में ना फंसो। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब कोई एक ऐसा गोल जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए डॉक्टर अस्मा ने जहन में रखा हुआ है कि ये मैंने करना ही करना है? मैंने फेलोशिप स्टार्ट की थी, लेकिन वो थोड़ी सी रह गई बिकॉज ऑफ सम कमिटमेंट्स एंड गवर्नमेंट जॉब, तो आई हैव टू फुलफिल दिस इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और कुछ गेस्ट इतने प्यारे होते हैं कि दिल चाहता है कि बस उनके साथ बातें किए जाएं। डॉक्टर अस्मा नो डाउट उन्हीं डॉक्टर्स में से एक हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर हम आपको दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड भी पसंद आएगी। कोशिश यही होती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेकर आए। डॉक्टर्स जो भी आपके साथ बातें शेयर करते हैं, आई होप वो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।